हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हमने यूट्यूब पर स्टार्ट किया है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज और इससे पिछली वीडियो के अंदर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एनसीईआरटी की लाइंस में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, नीट एग्जाम में कौन कौन से सवाल आ चुके हैं, आज लाइन बाय लाइन उसे हम सीख लेंगे। टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पहली बात हम इसमें यही याद करेंगे इसमें कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं। तो मैं आपको डायग्राम की तरफ ही ले चलता हूँ और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाएगा अ पेयर ऑफ द ओवरी, डायग्राम में दिखा रखा है आपको, ठीक है। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोला जाता है, ये भी पेयर में। इसके अलावा इसमें आ जाएगा यूट्रस, यूट्रस के अलावा इसमें आ जाएगा सर्विक्स, वेजाइना और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। पहली लाइन देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ द ओवरीज अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट मतलब कि फैलोपियन ट्यूब। इसके अलावा इसमें यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। जिस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन में मौजूद था, उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मौजूद है पेल्विस रीजन में। यहाँ एनसीईआरटी में पेल्विस की जगह पेल्विक लिखा हुआ है, एक ही बात है ना, जैसे प्यूबिस सिम्फाइसिस या प्यूबिक सिम्फाइसिस दोनों लफ्ज बोले जाते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहाँ मौजूद है, पेल्विस रीजन। आगे एनसीईआरटी लिखती है दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलोंग विद अ पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। इन पार्ट्स के अलावा जो मैमरी ग्लैंड्स हैं ये एक साथ मिलकर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली आपस में जुड़े हुए हैं टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। और ये तमाम चीज़ों में ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। आगे ओवरीज के बारे में लिखा हुआ, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो गैमीट बनाते हैं उनको सेक्स ऑर्गन बोला जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे कि मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था पेयर ऑफ टेस्टिस, तो फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का ए पेयर ऑफ ओवरी, ठीक है। दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट यानी कि ओवम एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन्स में इनका इशारा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की तरफ। आपको शायद ये वाली बात याद हो कि ओवरी से दो हार्मोन आपने 11th क्लास में पढ़े थे, सेक्स हार्मोन्स है, स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं सेक्स हार्मोन, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। आगे लिखा हुआ एनसीईआरटी में द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। हो सकता है एनसीईआरटी में लाइन लिखकर आपसे सवाल पूछ ले कि ओवरीज कहाँ प्रेजेंट है, तो लोअर एब्डोमेन में मौजूद होती हैं। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओवरी की लेंथ दे रखी है इन्होंने 2 से 4 सेंटीमीटर। उधर टेस्टिस में भी आपने पढ़ा था कि उसकी लेंथ है 4 से 5 सेंटीमीटर और विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर, दो कम कर दिया था हमने। यहाँ ओवरी की केवल लेंथ दे रखी है 2 से 4 सेंटीमीटर, तो आप इसे याद कर लेंगे। और ये भी बताया गया ओवरी कनेक्टेड है पेल्विक वॉल और यूट्रस से बाय ओवेरियन लिगामेंट, या सिर्फ उन्होंने लिगामेंट लिखकर छोड़ दिया। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम, थिन एपिथेलियम से मतलब यहाँ इनका जर्मिनल एपिथेलियम से है, विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, जिसके अंदर मौजूद है ओवेरियन स्ट्रोमा। असल में ओवरी के भी दो पार्ट, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, इसे मिला के ओवेरियन स्ट्रोमा बोला जाता है। जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं वो बाहर वाले पोर्शन यानी कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं, ये बात भी सब पूछी जा चुकी है। Covered thin epithelium encloses the ovarian stroma. The stroma is divided into two zones, a peripheral cortex and inner medulla. ये बात आप यहाँ पर याद कर लें कि ओवेरियन फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी। ओवेरियन फॉलिकल्स आर, पढ़ेंगे आप आगे क्या मतलब इससे, आर प्रेजेंट इन ओवेरियन कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे लिखा होता है ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। एक बहुत शानदार लाइन एनसीईआरटी में बताई गई है कि जो फैलोपियन ट्यूब थी, मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ, फैलोपियन ट्यूब, ये बीच में आगे यूट्रस, दोनों तरफ ही फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और ये नीचे वेजाइना, इसे मिला के बोला जाता है फीमेल एसेसरी डक्ट। तो जिस तरीके से आपने वहाँ नाम याद किए थे मेल एसेसरी डक्ट में रेटिटेस्टिस, वेजा फ्रेंचिया, एपिडाइडमिस और वेज डिफरेंस, 4 नाम थे, यहाँ पर 3 नाम है। तो फीमेल एसेसरी डक्ट में नाम है ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना। तो अब इसे याद कर लें कि ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स, ठीक है। ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ एनसीईआरटी में डायमेंशन बताए गए हैं, तो ये आपको याद करनी होगी कि जो फैलोपियन ट्यूब है इसकी लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर।
फिर आगे बताएंगे 3 पार्ट है इसका। पहला पार्ट जो फनल शेप्ड है उसे बोला है इन्फंडिबुलम, दूसरा थोड़ा चौड़ा सा है एम्पुला, और तीसरा जो थोड़ा पतला सा है इस्थमस। एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। पहला पार्ट जो इन्फंडिबुलम उसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कराते हैं फिम्बरी, जो कि कलेक्शन ऑफ ओवम में मदद करते हैं। देखते हैं एनसीईआरटी ने किस अंदाज में इस बात को बताया। Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extends from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary के पास जो पार्ट है fallopian tube का, वो एक funnel shaped infundibulum है। funnel shaped है, उसका नाम है infundibulum. The edges of the infundibulum की जो edges हैं, इसकी बात चल रही है यहाँ पर, possess finger like projections called fimbri. edges पर finger like projections हैं, क्या कहलाते हैं वो? fimbri. ठीक है ना? विच हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। तो जो ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो ये फिम्बरी उसे कलेक्ट करने में, पकड़ने में मदद करते हैं। द इन्फंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर, थोड़ा सा चौड़ा पार्ट है, हो सकता है मैच द कॉलम बना दे कि एजेस में इन्फंडिबुलम, एजेस में फिम्बरी किसमें मौजूद है, वाइडर पार्ट कौन सा है, नैरो पार्ट कौन सा है। वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कहलाता है एम्पुला, और फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला। ये सवाल नीट एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आप इसे यहाँ पर याद कर ले कि फर्टिलाइजेशन takes place in आप आंसर लगा देंगे एम्पुला। ठीक है ना? द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट isthmus हैज नैरो ल्यूमेन एंड जॉइंस द यूट्रस। पहला पार्ट है इन्फंडिबुलम जो ओवरी के करीब है, उसकी एजेस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से कॉल्ड फिम्बरी विच हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। दूसरा पार्ट थोड़ा चौड़ा सा है, उसे बोला जाता है एम्पोला, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। तीसरा पार्ट थोड़ा पतला सा है, उसे बोला जाता है इस्थमस, जो कि यूट्रस के कनेक्शन में। यूट्रस सिंगल होता है, यूट्रस ह्यूमन बीइंग में सिंगल होता है, एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड द वॉर्म। यूट्रस को वॉर्म भी बोलते हैं, वैसे मेट्रा भी बोलते हैं, हिस्टेरा भी बोलते हैं। द शेप ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का शेप कैसा होता है? उल्टी अनास्पाती की तरह, यानी इन्वर्टेड पियर। जैसे कि आपको याद होगा कि जब आप अनास्पाती का डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं आप अनास्पाती को ना, इसका उल्टा है, तो इसलिए शेप ऑफ द यूट्रस इज, आप आंसर याद कर लेंगे, इन्वर्टेड पियर। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स एंड अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। ये लिगामेंट सपोर्टेड होता है, पेल्विक वॉल से जुड़ा हुआ होता है। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। डायग्राम देख सकते हैं आप, यहाँ दिखा रखा है कि जो यूट्रस है वो सर्विक्स के जरिए वेजाइना में ओपन हुआ हुआ है। तो यूट्रस में बच्चे का प्रेगनेंसी होती है, हाँ, बच्चे का डेवलपमेंट होता है, फिर सर्वाइकल कैनाल वेजाइना से होता बाहर आता है, कि सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिलाकर बर्थ कैनाल बोलते हैं। आगे ये वाली बात ही बताएंगे। द यूट्रस opens into the vagina through a narrow cervix. The cavity of the cervix is also called cervical canal. cervix में बीच में जगह है वो कहलाती है cervical canal. Along with the vagina form the birth canal. तो ये सवाल नीट में कई बार आ चुका है कि बर्थ कैनाल किसे बोला जाता है। तो आप बोलेंगे बर्थ कैनाल से मतलब होता है सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना, क्योंकि बच्चा इसी रास्ते बाहर आता है। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिला के बोला जाता है बर्थ कैनाल। ठीक है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर्स। यूट्रस की वॉल की 3 लेयर है। डायग्राम में एक बार देख लेते हैं, इन्होंने डायग्राम में दिखाया भी है कि यूट्रस की 3 दीवारें, बाहर आउटर थिन है, आउटर थिन लेयर कॉल्ड पेरीमेट्रियम, बीच वाली स्मूथ मसल से बनी हुई है कॉल्ड मायोमेट्रियम, और इनर ग्लैंडुलर लेयर है कॉल्ड एंडोमेट्रियम। यही एंडोमेट्रियम हर महीने शेड होके वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग की शक्ल में बाहर होती है, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, और पूरा वो प्रोसेस तो कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। एनसीईआरटी लिखती है कि द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, तो बाहर वाली जो लेयर वो थोड़ी पतली सी है, थिन है, मैच द कॉलम में पूछ सकता है, थिन है उसका नाम पेरीमेट्रियम। मिडिल थिक लेयर है स्मूथ मसल्स की, बीच वाली लेयर जो स्मूथ मसल से बनी हुई वो कहलाती है मायोमेट्रियम, और इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी। ठीक है, तीनों बात आप याद कर लेंगे। The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle. Endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibit uterine contraction during the delivery of the baby. तो इन्होंने यहाँ फंक्शंस ही बताए, एक बार आप फिर से देख लें। यूट्रस की इन्होंने यहाँ बताए 3 लेयर्स, तो ये 3 जो चीज़ दिखा रखी ये है लेयर्स ऑफ यूट्रस, लेयर्स ऑफ यूट्रस। और इन्होंने पहली लेयर का नाम बताया कि जो आउटर लेयर है, आउटर थिन पेरीमेट्रियम है। इसके अलावा इन्होंने बताया दूसरी लेयर जो है वो मिडिल थिक लेयर है स्मूथ मसल्स की, मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स।
थोड़ा हटा के लिख देता हूँ इसे। आउटर थिन लेयर थी पेरीमेट्रियम, दूसरी मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, बीच वाली लेयर जो स्मूथ मसल्स की वो कहलाती है मायोमेट्रियम, और अंदर वाली लेयर ग्लैंड्स की बनी हुई है, इनर ग्लैंडुलर लेयर, इनर ग्लैंडुलर लेयर, इनर ग्लैंडुलर लेयर को बोला जाता है एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस की 3 लेयर, आउटर थिन layer called perimetrium, middle thick layer of smooth muscles called myometrium, inner glandular layer called endometrium. इनर ग्लैंडुलर एंडोमेट्रियम जो है यही मंथली ब्लीडिंग के दौरान शेड होकर बाहर आती है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस में वो इसी मायोमेट्रियम के अंदर होते हैं, ये बात आप याद कर लें। ठीक है, आगे देखते हैं। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से देखेंगे तो हमें क्या क्या नजर आएगा। मैंने डायग्राम एनसीईआरटी के बाहर से लिया है, यही आपको याद करना है कि बाहर की साइड ये ऊपर आपको एक कुशन नजर आएगा फैटी टिश्यू का, ये कहलाता है मॉन्स प्यूबिस। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया को वुल्वा भी बोला जाता है, इसमें पहला नाम आपको याद करना है मॉन्स प्यूबिस। इधर ये 2 बड़े लिप फोल्ड लिप्स की तरह स्ट्रक्चर हैं, ये कहलाते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। इसी के अंदर 2 ये पतले फोल्ड्स हैं, ये कहलाते हैं लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। ठीक है, लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पर एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। लेबिया माइनोरा के अंदर 2 ओपनिंग नजर आ रही हैं आपको, एक तो ये वेजाइनल ओरिफिस है ना, जिससे मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बाहर आता है, वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओरिफिस। ये ऊपर यूरिन पास करने के लिए ये कहलाता है यूरेथ्रल ओरिफिस, यूरेथ्रल ओरिफिस। इसी वेजाइनल ओरिफिस पर हमें एक मेम्ब्रेन वाली लेयर नजर आती है, कहलाती है हाइमन, हाइमन। तो टोटल आपको 5 नाम याद करने हैं। अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस, है ना। इसके अलावा पेयर्ड फोल्ड ऑफ द फैटी टिश्यू कॉल्ड द लेबिया मेजोरा, उसके अंदर मौजूद है पेयर्ड टिश्यू कॉल्ड लेबिया माइनोरा। और इसके अलावा एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लाइटोरिस एंड वेजाइनल ओरिफिस पार्शियली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। इन्होंने फिर आगे ये बताया कि अक्सर पहले सेक्शुअल इंटरकोर्स में हाइमेन टूट जाती है और कभी कभी अचानक जोर से झटका लग जाए, जोल्ट या फिर वेजाइनल टैम्पून का इंसर्शन हो, जिस तरीके से मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने के लिए पैड्स आते हैं मार्केट में, इसी तरीके से वेजाइनल टैम्पून्स भी आते हैं, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट उन्हें अंदर इंसर्ट किया जाता है जो कि ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, इस तरीके के जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें भी हाइमेन टूट जाती है। लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं उनके अंदर सेक्शुअल इंटरकोर्स के बाद भी उनकी हाइमेन परसिस्ट करती है, यानी इतनी इलास्टिक होती है मेम्ब्रेन कि वो सेक्शुअल इंटरकोर्स के बाद भी नहीं टूटती। तो इन्होंने यहाँ पर ही समझाने की कोशिश की, नीट एग्जाम में सवाल भी आ चुका है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, कि अगर किसी फीमेल के अंदर हाइमेन मौजूद है या नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे डिसाइड करें कि वो वर्जिन है या नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है बिना सेक्शुअल इंटरकोर्स के टूट जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि सेक्शुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमेन इंटैक्ट नजर आए। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। देख लेते हैं एक बार एनसीईआरटी में क्या क्या सेंटेंस बताए गए कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। ठीक है ना। मॉन्स प्यूबिस के बारे में बताया, अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, ऊपर की साइड फैट भी होता है ना, फैटी टिश्यू थोड़ा सा ये बल्क होता है फैटी टिश्यू, यहाँ पर प्यूबिक हेयर्स भी कवर्ड बाय फैटी टिश्यू, कुशन ऑफ द फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर कहलाता है मॉन्स प्यूबिस। लेबिया मेजोरा इज अ फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू यानी जो लिप लाइक स्ट्रक्चर उन्हें बोला गया फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, जो वेजाइनल ओपनिंग चारों तरफ मौजूद है। उसी के अंदर मौजूद है लेबिया माइनोरा, इट इज अ पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, लेबिया माइनोरा को बोला गया पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, और लेबिया मेजोरा को बोला गया फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, थोड़े से मोटे होते हैं। लेबिया माइनोरा का पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, मॉन्स प्यूबिस को कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। ये अल्फाज याद कर लेंगे, हो सकता है मैच द कॉलम करवा दे वो आपसे। अंडर द लेबिया मेजोरा द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, है ना। ये तो बात हो गई थी हमारी
क्लैटोरिस एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मौजूद है अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ये सवाल नीट एग्जाम में कई बार आ चुका है। देखो यहाँ पर अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, नीचे यूरेथ्रल ओपनिंग भी है ना, उसी वजह से इन्होंने इस वाली बात को यहाँ पर बोला भी है। ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, इसके ऊपर अपर जंक्शन लेबिया माइनोरा का, यहीं पर आपको ये क्लैटोरिस नजर आ रहा है। स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, सवाल नीट में कई बार आ चुका है। A small finger-like structure present at the upper junction of labia minora is known as clitoris. ठीक है ना? Upper junction of the labia to labia minora above the urethral opening. The hymen is often torn during the first coitus. पहले sexual intercourse पर hymen टूट जाती है अक्सर। However, it can be also broken down by a sudden fall or jolt, अचानक गिर जाए बच्ची या फिर झटका आ जाए, या इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पून, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने के लिए, या एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, इनमें भी हाइमन टूट जाती है। फिर मैं बताया कि इन सम विमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस, कुछ फीमेल्स के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमन परसिस्ट करती है, अंदर इतनी इलास्टिक होती है वो टूटती नहीं। इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब ये हुआ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, कि इस फीमेल ने पहले कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है या नहीं किया। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ना मेमरी ग्लैंड यानी कि ब्रेस्ट के बारे में बताया है। वैसे तो हम सब लोग मैमल्स हैं, तो मैमल्स हैं तो मेल फीमेल सभी मेमरी ग्लैंड मौजूद होंगे, लेकिन मेमरी ग्लैंड में मिल्क बने उसके लिए मेमरी ग्लैंड का फंक्शनल होना जरूरी है। फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फीमेल मैमल्स। ये जो चेस्ट वाली मसल होती है इस पर हो रहा था पेक्टोरलिस मेजर मसल, एनसीईआरटी में दिखा रखी है पेक्टोरलिस मेजर मसल। इस पेक्टोरल मेजर मसल के ऊपर ही मौजूद है ये मेमरी ग्लैंड यानी कि ब्रेस्ट। एनसीईआरटी बताया गया मेमरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर ये इन्होंने फैट ही दिखाया है। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट कहने का मतलब है कुछ फीमेल्स में वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, कुछ फीमेल्स में फैट थोड़ा ज़्यादा होता है, उसकी वजह से मेमरी ग्लैंड का साइज आपको बड़ा दिखेगा, और कुछ फीमेल्स के अंदर फैट का कंटेंट कम होता है। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट है फैटी टिश्यू, उसके अलावा एक ग्लैंडुलर टिश्यू मौजूद है। डायग्राम में जो दिखा रखा है ये ग्लैंडुलर टिश्यू है, तो यहाँ मौजूद है ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू मेमरी ग्लैंड के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू, और इसके अलावा वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। फिर बताया ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर मौजूद हैं 15 से 20 मेमरी लोब्स। हर एक मेमरी लोब के अंदर छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर मौजूद हैं, कहलाते हैं एल्विलाई। एल्विलाई की जो सेल्स हैं वही बनाते हैं और अपनी कैविटी में स्टोर करते हैं मिल्क को। ऑफ कोर्स जो मिल्क बनता हो प्रोलैक्टिन की वजह से बनता होगा। तो 15 से 20 मेमरी लोब मौजूद होते हैं हर एक मेमरी ग्लैंड के अंदर, उनमें छोटे छोटे एल्विलाई हैं जिसमें कि मिल्क बनता है। मिल्क बनने के बाद निकलता है वो आता है मेमरी ट्यूब्यूल में, मेमरी ट्यूब्यूल से आता है मेमरी डक्ट में, उसके बाद आता है वो मेमरी एम्पुला के अंदर, और फिर लेक्टिफेरस साइनस, लेक्टिफेरस डक्ट से होता है वो बॉडी से बाहर हो जाता है। इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने कुछ नाम तो दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पर। मैंने बताया कि मेमरी ग्लैंड के अंदर मेमरी लोब होते हैं जो कि 15 से 20 होते हैं। हर एक मेमरी लोब के अंदर बहुत सारे एल्विलाई होते हैं, सिंगुलर में एल्विलस लिख दिया है। उनमें से निकलता है मिल मेमरी ट्यूब्यूल्स में आता है, मेमरी ट्यूब्यूल से मेमरी डक्ट में आता है, उसके बाद मेमरी एम्पुला, उसके बाद फिर आगे लेक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ वो बॉडी से बाहर हो जाता है। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है, मान लीजिए ये हमारा मेमरी ग्लैंड है और इसके अंदर हमें नज़र आ रहे हैं मेमरी लोब्स। थोड़ा इधर दिखा देता हूँ ऊपर। हर एक मेमरी ग्लैंड के अंदर मौजूद हैं 15 से 20 मेमरी लोब्स, 15 से 20 मेमरी लोब्स। इसमें ये डायग्राम में रेड कलर से दिखाया गया एल्विलाई। द सेल्स ऑफ द एल्विलाई सिक्रीट एंड स्टोर मिल्क, ये भी एक सवाल है। इधर एल्विलाई से मिलके बनता है छोटे छोटे से लोब्यूल। तो ये डायग्राम में एक ये छोटा वाला गोला है, इसे आप कह सकते हैं लोब्यूल, जिसमें बहुत सारे एल्विलाई होंगे। मेमरी लोब्स के अंदर मौजूद है एल्विलाई, और एल्विलाई से निकलकर मिल्क आता है इनमें छोटी वाली डक्ट में, कहलाती है मेमरी ट्यूब्यूल्स। मेमरी ट्यूब्यूल्स, बहुत सारी मेमरी ट्यूब्यूल्स आगे खुल जा रही हैं फिर मेमरी डक्ट में, मेमरी डक्ट। इसी से मिलता जुलता अगला नाम याद कर लें। इससे चले आते हैं मेमरी एम्पुला में, जो चौड़ा वाला पार्ट है, मिल्क मेमरी एम्पुला, मेमरी एम्पुला। मेमरी एम्पुला के बाद फिर ये आगे लेक्टिफेरस डक्ट में, लेक्टिफेरस डक्ट से फिर मिल्क बॉडी से बाहर वाया द निपल, वाया द निपल। ठीक है।
अगर आपसे पूछा जाता है कि इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए कौन सा हार्मोन है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीटोसिन, पहले ही पढ़ चुके हैं आप। और बोल जाए आपसे फॉर्मेशन मिल्क के लिए कौन सा हार्मोन, तो आप बोलेंगे प्रोलैक्टिन। मैं बस आपको इस डायग्राम में याद कराना चाह रहा था कि मैमरी ग्लैंड में फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फीमेल मैमल्स। मैमरी ग्लैंड के अंदर मौजूद है ग्लैंडुलर टिश्यू, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। और ग्लैंडुलर टिश्यू का मतलब है 15 से 20 मेमोरी लोब। हर एक मेमोरी लोब के अंदर मौजूद है बहुत सारे एल्विलाई। द सेल्स ऑफ एल्विलाई सिंथेसाइज एंड सिक्रीट मिल्क और स्टोर भी करते हैं। एल्विलाई का एक ग्रुप मिला के कहलाता है मेमोरी लोब्यूल। तो मेमोरी लोब के अंदर मौजूद है बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल। मेमोरी लोब्यूल बना हुआ बहुत सारे एल्विलाई से। सेल्स ऑफ द एल्विलाई सिक्रीट मिल्क और फिर आता है वो मेमोरी ट्यूब्यूल में। मेमोरी ट्यूब्यूल से ये लंबी वाली, मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ, ये मेमोरी लोब्यूल हो गए, इनसे निकल के आया छोटी छोटी मेमोरी ट्यूब्यूल में। मेमोरी ट्यूब्यूल से फिर ये लंबी वाली आगे मेमोरी डक्ट में, फिर ये चौड़े वाले पार्ट में आ गया मेमोरी एम्पुला, फिर ये आगे छोटे वाले पार्ट में लेक्टिफेरस साइनस या लेक्टिफेरस डक्ट, और फिर ये निपल के जरिए बाहर हो जाता है ब्रेस्ट से, जिसे बोला जाएगा इजेक्शन ऑफ मिल्क। कौन सा हार्मोन कराता है? ऑक्सीटोसिन। फॉर्मेशन मिल्क कौन कराता है? प्रोलैक्टिन। आप जानते हैं ऑक्सीटोसिन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है और प्रोलैक्टिन एंटी पिट्यूटरी का हार्मोन। मैं एक बार यहाँ और दिखा देता हूँ एनसीईआरटी में क्या लिखा। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। बात हो गई हमारी। The mammary gland are paired structure breast that contains the glandular tissue and the variable amount of fat। ये लाइन याद कर लें, एनसीईआरटी की लाइन हो सकता है सवाल पूछा है मेमोरी ग्लैंड में क्या क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। अब आगे बता रहे हैं ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 से 20 मेमोरी लोब। तो उन्होंने बताया है कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर मेमोरी लोब कितने होते हैं? 15 से 20। कंटेनिंग द क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्विलाई। इसी में एल्विलाई मौजूद हैं छोटे छोटे ग्रुप में, लोब्यूल्स के ग्रुप में। द सेल्स ऑफ द एल्विलाई सिक्रीट मिल्क, बनाते और निकालते हैं, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज और ल्यूमेन ऑफ एल्विलाई। थोड़ा सा अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, जैसे कि ये आपको बताया गया था कि ये एल्विलाई, या एक दिखा देता हूँ एल्विलाई, तो छोटे छोटे सेल्स से बना हुआ है। तो यही सेल्स बनाते हैं और निकालते हैं मिल्क को, और फिर मिल्क जो है इनके बीच में जो ल्यूमेन है कैविटी, इसमें स्टोर हो जाता होगा। कैविटी और ल्यूमेन ऑफ एल्विलाई, ये एल्विलाई की बात हो रही है। तो सेल्स ऑफ एल्विलाई सिंथेसाइज एंड सेक्रेट मिल्क एंड द मिल्क गेट स्टोर्ड इन द कैविटी या ल्यूमेन ऑफ एल्विलाई। ठीक है। द एल्विलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल। यहाँ पर इन्होंने अब रास्ता बताया मिल्क का, जिस तरीके से स्पर्म का रास्ता आपने याद किया था वही भी याद कर लीजिए, हो सकता है नॉट में सवाल पूछ ले कि जब एल्विलाई में मिल्क आया था उसके बाद वो आता है मेमोरी ट्यूब्यूल में। ये छोटी छोटी डक दिखा रखी हैं, ये सब के सब एक बड़ी वाली डक में खुल जाएंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल से आ जाएगा मेमोरी डक्ट में, और फिर कई सारी मेमोरी डक्ट ये चौड़े वाले पार्ट में खुलती है, कहलाता है मेमोरी एम्पुला। फिर उसके बाद ये बाहर की साइड खुलती है लैक्टिफेरस डक्ट में, और फिर बॉडी से बाहर। तो जो सीक्वेंस है अगर आपसे पूछा मिल्क का, तो एल्विलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल में, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला में, फिर लैक्टिफेरस डक्ट में, और फिर बॉडी से बाहर। तो मेमोरी ट्यूब्यूल से द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, द सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म मेमोरी एम्पुला व्हिच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू व्हिच द मिल्क इज सक्ड आउट। ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछ लेता है वो क्लास 11 से कि फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कौन सा हार्मोन कराता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कौन सा हार्मोन कराता है, तो आपने आंसर लगाना चाहिए प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। आपसे अगर वो पूछ लेते कि हार्मोन कहाँ से आता है, तो आपने बोलना था कि ये आता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। ऐसे ही अगर आपसे वो सवाल पूछता है कि इजेक्शन ऑफ मिल्क कौन सा हार्मोन कराता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क, तो आपने आंसर बोलना है ऑक्सीटोसिन। इजेक्शन ऑफ मिल्क कौन सा हार्मोन कराता है? ऑक्सीटोसिन, जो कहाँ से आता है? फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। इसके अलावा मिल्क के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनके बारे में लास्ट में एनसीईआरटी में दे रखा है, वहीं बात करेंगे। जो पहला मिल्क है कोलोस्ट्रम कहलाता है, लास्ट में वही एनसीईआरटी के साथ ही हम पढ़ेंगे। तो मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सुना दिया। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आवाज़ थोड़ी ज़ोर से नहीं निकल पा रही। जल्दी मिलता है अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।